बात चली तो लब पे कई नाम आए, और ये जो नाम सामने आए ये आज अनुप्रिया आशीष से बगावत करके अब एक नई राह पर चल चुके। हमारे साथ हेमंत चौधरी, राष्ट्रीय जनसरकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2022 का विधानसभा चुनाव सबको याद होगा, और उस चुनाव में एक खबर सामने आई कि अनुप्रिया पटेल पैर छूने का 1 लाख रुपया लेती हैं, और ये आरोप खुले मंच पर लगाया हेमंत चौधरी ने। आज हमारे साथ हेमंत चौधरी मौजूद हैं। ये अपना दल यानी अपना दल सोनेलाल के युवा मंच के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने भी टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो इन्होंने आरोप लगाया कि अनुप्रिया पटेल पैर छूने का 1 लाख रुपया लेती हैं। हेमंत चौधरी जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है, वो जो टिकट आप मांग रहे थे वो टिकट नहीं मिला था, इस वजह से आपने आरोप लगाया, कुर्मी बिरादरी को इकट्ठा किया और एक नई पार्टी बना ली। क्या महज टिकट ही नाराजगी की वजह थी अनुप्रिया पटेल और अपना दल से? अभिषेक जी, जाहिर सी बात होती है कि एक कार्यकर्ता किसी पार्टी में अगर लंबे समय तक काम करता है, दिन रात वो पार्टी के लिए मेहनत करता है, और पार्टी अगर उस व्यक्ति को कहती है कि आप चुनाव की तैयारी करो, आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, और ऐन वक्त पर एक ऐसे व्यक्ति को उस सीट से ला करके टिकट दे दिया जाता है जो ना कभी पार्टी का सदस्य रहा है, ना कभी पार्टी में वो आया है, ना कभी वो उस जनपद का रहने वाला है, ना उस मंडल का रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को अचानक ला करके सामने खड़ा कर दिया जाता है कि ये चुनाव लड़ेगा, तो नाराजगी तो होगी। किसने कहा था आपको टिकट देंगे? अरे, पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों लोगों ने बोला, ये बात जो है अनुप्रिया पटेल और आशीष दोनों लोगों ने बोला था कि भाई तैयारी आप करिए और चुनाव हम आपको लड़ाएंगे। सीट कौन सी थी? सोरठगढ़ सीट थी जो है। तो अब वहां पर अगर एक ऐसे व्यक्ति को, नोएडा का रहने वाला व्यक्ति, उसको ला करके आप चुनाव मैदान में उतार देते हैं जो कभी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा हो, उस जनपद का निवासी ना रहा हो, तो सवाल तो कई सारे खड़े होंगे ना कि आखिर क्या कारण था कि आपने ला करके एक ऐसे व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को, वहां पे बहुत सारे लोग टिकट मांगने वाले थे, कोई मैं इकलौता तो था नहीं। तो इसमें ये टिकट तक की बात थी, तो फिर आपने इसमें ये क्यों कहा था कि 1 लाख रुपया लेती हैं पैर छूने के लिए? फिर तो मतलब छोड़ने के बाद तो तमाम बातें होने लगती है ना चौधरी जी। देखिए, जो सच है वो सच है, जो वहां पर हुआ था वो फैक्ट है, उसमें आप उसको अपने माध्यम से लोगों से बात करिए, जांच करवा लीजिए, जैसे भी आप जानकारी इकट्ठा कर पाए उसको कर लीजिए। ये फैक्ट है कि जो नए कार्यकर्ता थे, जो टिकट के लिए आवेदन करना चाह रहे थे, उनके लिए 1,01,000 रुपये का था। जो पुराने लोग थे उनके लिए 26,000 रुपये था। मैं स्वयं 26,000 रुपये जमा किया हूँ। 26,000 जमा करके? बिल्कुल, जमा करके उसके बाद आप वहां पे आवेदन कर सकते थे कि भैया मुझे चुनाव लड़ना है, किस सीट से लड़ना है, उसका बाकायदा आवेदन होता था। ये तो आवेदन करने की फीस है ना, पैर छूने वाली बात कहाँ से आ गई? अरे, पैर छूने की ही तो बात में, आप आवेदन करोगे, जब आवेदन करने के बाद ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप बात कर सकते थे। अच्छा, बिना आवेदन के? नहीं, बिना आवेदन के तो आप मतलब मिल ही नहीं सकते थे ना उस समय। अच्छा। मुद्दा तो यही था कि बिना आवेदन के, पुराना कार्यकर्ता है, 5 साल पुराना है, तो वो 26,000 रुपये जमा करे पहले आवेदन के लिए, और नया है, 1 साल 2 साल हुआ है उसको, तो 1,01,000 रुपये जमा करके आवेदन पहले करे, उसके बाद तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाकर के मिले, पैर छुए। कितना पैसा दिया था आपने? मैंने 26,000 रुपये जमा किया। अच्छा। हम ही नहीं, मेरे जैसे पार्टी के जो पुराने लोग थे, जो आज 20 साल 25 साल से झंडा लेके चल रहे थे, उन लोगों ने भी अगर टिकट के लिए दावेदारी पेश किया, आवेदन किया, तो उनको भी वो पैसा देना पड़ा। कितने दिन से आप थे अपना दल सोनेलाल में? मैं 2016 की शुरुआत में पार्टी से जुड़ा था। उसके पहले मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं था। मैं अपना जो है कारोबार था हमारा जो है, उसको मैं चला रहा था। वो सब छोड़ छाड़ करके इन लोगों के साथ जुड़ा था कि यहाँ पर जुड़ करके समाज का हम लोग मिलजुल के भला करेंगे। तो पार्टी में तो कुछ ऐसा था भी नहीं। 6 सालों में भला तो आपका भी हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए आप युवा मंच के। अगर इसको भला कहेंगे
तो फिर जो मैं कहने जा रहा हूं उसको क्या कहेंगे आप। जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था उस समय संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। पुराने लोग थे जो बहुत लंबे समय से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ काम कर रहे थे, वो लोग पार्टी से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, पुराने ढांचे पे पार्टी चल रही थी। जिस पद की आप बात कर रहे हैं, इस पद, यह तो पद खाली पड़ा हुआ था। इसके पहले युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष शायद कभी हो सकता है डॉक्टर साहब ने बनाया हो, उसके पहले कोई बना भी नहीं था। तो उस समय हमने काम किया, अपने जनपद में 1 साल के अंदर ही पार्टी का विस्तार करके, 1 साल 1.5 साल के अंदर ही विस्तार करके वहां पर टिकट मिला अपना दल को, और वहां से विधायक बनाने का भी काम हमने किया। तो ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी थी जो है 4 दिन में आए और हमको जो है युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। पहले हमने भाई साहब काम किया जमीन पर। आप बता रहे थे कि आपके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। आप ये बताइए कि आपने कहा आपने पार्टी को खड़ा कर दिया, आपके यहाँ से एक सीट भी निकल गई, लेकिन इन सबके बावजूद आप लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो नए विकल्प की तलाश के बजाय आपने पार्टी बना ली। देखिए, हम लोगों ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो ये था कि जो कुर्मी समाज के दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं एकजुट होकर के ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ा जाए कि वहाँ पर काम करके इन लोगों की जो समस्याएं हैं इसका निदान हो। उसके लिए हम लोग अपना दल में आए थे। चूंकि अपना दल कमेरा समाज की लड़ाई लड़ रहा था, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहा था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी बहुत लंबे अरसे से संघर्ष करते आए थे, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यानी अपना प्लेटफॉर्म पकड़ा। जो राजनीतिक लाभ हुआ वो आशीष या अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व की वजह से, या जो सोनेलाल ने संघर्ष किया था उसकी वजह से? नहीं, देखिए, इन लोगों को तो ये सब राजनीति विरासत में मिली ना। तो राजनीति इनको विरासत में मिली जो है। इनके पास इनका क्या है, जो भी था डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का था, और उसी कारवां को ये लोग लेके आगे बढ़े। जो पुराने लोग लंबे अरसे से काम कर रहे थे, नए लोग जुड़े, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, कारवां बढ़ चला। अच्छा, उस बढ़ते कारवां में एक नाम था डॉक्टर R.K. वर्मा, पार्टी से 2 बार के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बात होती है उनसे? हाँ, बात होती रहती है। वो भी आपके समाज में? हाँ, समाज के ही हैं। क्या कारण रहा उनके छोड़ने का, कुछ बताया कभी उन्होंने, या आपको लगा कि इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी? नहीं, देखिए, जब से मियाँ बीवी पार्टी जो है पार्टी को लेकर आगे चले हैं, बात 2009 की है, उसके बाद से ये लोग लेके चले हैं, तो ये लोग एक तरह से हिटलर शाही वाला धीरे 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 करके जो है रवैया अपनाते गए। उसी की वजह से आज सारे लोग एक एक करके जो है छोड़ते आ रहे हैं। आप देखिए, जयंत चौधरी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, दोनों पार्टियों ने, क्षेत्रीय दल है, भाजपा की सहयोगी पार्टी है, दोनों लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को, किसी को जो है लोकसभा का टिकट दिया तो किसी को एमएलसी बनाया है। ये जो है मियाँ बीवी बता दें कि कितने अपने कार्यकर्ताओं को एमएलसी बनाए हैं या लोकसभा का टिकट दिए हैं। एक भी नहीं है, 0 है। कभी आप पूछे ज्यादा दिक्कत किससे है, आशीष पटेल से या अनुप्रिया पटेल से? एक दूसरे के धुरी हैं दोनों लोग। दिखता कुछ और है, असलियत में कुछ और है। मैडम दिल्ली में बंद कमरे में, एसी लगे हुए कमरे में जो है शीशा लगा के बैठती हैं और वहां से देखती हैं कि लखनऊ में आशीष पटेल कार्यकर्ताओं का गला किस तरीके से घोट रहे हैं, और वहाँ पे चाय की चुस्की लेते हुए मज़े से जो है देख करके मज़े लेती हैं कि अच्छा हुआ, चलो इसका गला कुचल दिया गया। राजकुमार पाल से बात हुई आपकी, हाल ही में पार्टी छोड़े? नहीं, मेरी अभी बात नहीं हुई उनसे। बात नहीं हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा पार्टी दहेज में मिली है आशीष पटेल को, तो उसी तरीके से उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने गलत क्या कहा? सही बात है। आप देखिए, अनुप्रिया जी इसके पहले जो है केंद्र में वाणिज्य मंत्री थी जो है, बहुत सारे बोर्ड थे उसमें, चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, सी फूड बोर्ड, और भी कई अन्य बोर्ड थे जो है, महत्वपूर्ण बोर्ड थे जो है, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को, काफ़ी अच्छे खासे कार्यकर्ताओं को, जो पुराने समय से काम कर रहे हैं बेचारे, उनको उसमें एडजस्ट कर सकती थी। एक कोई सिंगल आप नाम बता दीजिए कि अगर उन्होंने एडजस्ट किया हो।
आप भी किसी बोर्ड में एडजस्ट होना चाहते थे? नहीं नहीं, मैं किसी बोर्ड में एडजस्ट नहीं होना चाहता था। मेरा वो था कि अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुन करके आऊंगा, उसमें मेरा भरोसा था। ये बोर्ड और इस सब में मेरा कोई भरोसा नहीं था कि इसमें हमको कभी एडजस्ट होना। अच्छा, राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी आपने बनाई, अपना दल कमेरावादी एक पार्टी है, अपना दल छोड़कर आप लोग आए, कई लोग छोड़कर आए। कुर्मी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो कोई कहता है 8% कुर्मी है, कोई कहता है 9% कुर्मी, कोई कहता है जितने यादव हैं उससे थोड़ा बड़ा ही कम कुर्मी है। अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी क्या आज के समय में वोट ट्रांसफर में कामयाब हो रही है, वोट शेयरिंग में, या और सीधे सीधे कुर्मी का जो वोट है क्या वो बीजेपी के प्रत्याशियों को मिल रहा है? क्योंकि वो तो साफ तौर पर कहती हैं कि हम कुर्मी हैं, हम सोनेलाल पटेल के वंशज हैं, तो हमारा कुर्मियों में प्रभाव है। अगर प्रभाव होता तो विधानसभा जो बीता हुआ चुनाव 2022 का है, बीजेपी के प्रत्याशी कुर्मी बाहुल्य सीटों से चुनाव क्यों हारते? सहयोगी दल है ना ये, उन्हीं कुर्मियों के बल पर ही, उन्हीं का सौदा करके ही तो ये सीट लेती हैं। भाजपा से समझौते किस लिए सीट लेती हैं? कुर्मियों का सौदा करती हैं और सीट लेती हैं। तो उन बाहुल्य सीटों पे चुनाव क्यों नहीं जीता पाई? अगर इनका प्रभाव है तो बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीतना चाहिए था ना। बहुत सारी सीटें हैं, आप प्रतापगढ़ में देख लीजिए, जहां पर ये कहते हैं कि हमारा डीएनए है, वहां यही तो बोलते हैं लोग कि प्रतापगढ़ में हमारा डीएनए है। आप प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट कैसे हार गए? मोती सिंह चुनाव कैसे हार गए? बीजेपी के कद्दावर नेता है ना। पट्टी कुर्मी बाहुल, प्योर कुर्मी बाहुल सीट है, वहां पे चुनाव कैसे हार गए भाजपा? वहां तो इनको जितवाना, जहां डीएनए आपका है उस डीएनए वाली जगह पे आप कुर्मी का उदाहरण बताइए ना। आप तो विधानसभा का बता रहे हैं। नहीं, लोकसभा में भी तो वही हाल हुआ। हाँ, लोकसभा में भी तो वही हाल हुआ, जहां जहां पे कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं। आप चुनाव, भाजपा कैसे हार गई चुनाव? आपका प्रतापगढ़ कैसे हार गई? उसमें भी तो वही बात आ रही है। डीएनए, मैं बाकी जगह का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, जो डीएनए जिसको बोलते हैं लोग, वो चुनाव वहां कैसे हार गई? बाकी तो बहुत सारी सीटें हैं कुर्मी बाहुल, जहां पे सारी की सारी भाजपा हारी है। तो अगर इनके पास कुर्मी वोट बैंक है तो वहां चुनाव बीजेपी को जीतना चाहिए ना। लेकिन जीत कहां रही है भाजपा? तो जो गैर कुर्मी सीटें हैं चुनाव वहां जीत रही है। आप आंकड़ा देख लीजिए, पूरे प्रदेश का आंकड़ा आप उठा करके अगर देखेंगे तो उसमें साफ साफ पता चलेगा कि जो गैर कुर्मी सीटें हैं वहीं पर बीजेपी जीती है। इक्का दुक्का सीट की बात नहीं कर सकता। वोट ट्रांसफर में ये लोग बिल्कुल नहीं वोट ट्रांसफर हो रहा। अच्छा, वोट ट्रांसफर कैसे हो? आप कुर्मियों की जो है रहनुमाई की बात करते हैं, और अगर उसी कुर्मी के ऊपर कोई आंच आ जाती है तो आप उसको देखने तक नहीं जाते, उसके घर तक नहीं जाते, उसके मामले में कोई पैरवी तक नहीं करते। हाल ही में कई सारी घटनाएं घटित हुई, आपके प्रतापगढ़ में हुई, बनारस में भी हाल ही में हुई थी। बहुत लोगों ने हल्ला दंगा किया, प्रदर्शन हुआ, तब जाके 15 दिन के बाद माननीय आशीष पटेल जी उस पीड़ित के घर पहुंचे, जिसकी हत्या हुई थी, उसके पिताजी से मिलने ये पहुंचे हैं। 15 दिन बाद लोगों ने चलाया कि ये कार्रवाई हुई। समाज के मुद्दे पर आपका कहना है कि नहीं, विफल हैं, पूरी तरीके से विफल हैं। हाँ, अभी इन्होंने कुछ, मैं देखिए व्यक्तिगत तौर पे उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर आप समाज के नाम पर गलत कर रहे हो, समाज के लोगों के साथ गलत कर रहे हो, तो आपको हम लोग बख्शेंगे नहीं, आपको घसीटेंगे जहां भी घसीटना होगा। आप अभी कानपुर में एक घटना घटित हुई, आशीष पटेल जी वहां पे फौरन पहुंचे। मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं खुले तौर पे आपके चैनल पे तारीफ कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। और भी जगहों पे जाएं, वो कम से कम जिस समाज की रहनुमाई आप कर रहे हो, उस समाज जो पीड़ित है, कम से कम उसको न्याय दिलाने के लिए आप उसके साथ खड़े तो हो। आज हम लोग इतने दिनों से इनके बोल रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखा कि कानपुर में गए, तुरंत गए,
और वहाँ पर कार्रवाई भी हुई। तो क्या फिर आप लोग साथ आ जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, साथ आने की तो कोई बात ही नहीं है। बात मैं मुद्दे की कर रहा हूं कि अगर वो समाज की रहनुमाई कर रहे हैं तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें, नहीं तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। चलिए, अब आपसे कुछ जल्दी जल्दी हम सवाल करेंगे और उसका चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए। एक नया ट्रेंड है, रैपिड फायर। अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई जब पार्टी बनाई उसके बाद से? नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने आपको फाइनेंस किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, हेमंत चौधरी, कुर्मी समाज भविष्य कहाँ देखता है? ये तो वक्त बताएगा कि कुर्मी समाज भविष्य कहाँ देखेगा, लेकिन अभी जो मुद्दों की लड़ाई है, कुर्मी समाज की भलाई के लिए जो बातें हैं उस पर सभी लोग लगे हुए हैं। जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठ रही है, जो कर रहा है उसके पक्ष में आवाज़ उठ रही है, तो भविष्य बताएगा। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, अगर ओबीसी वर्ग को वोट देना हो तो दोनों में से किन नेता, मतलब यानी किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? देखिए, दोनों नेताओं की अपनी अपनी इमेज है ओबीसी वर्ग में। अगर योगी आदित्यनाथ जी की जो है इमेज ओबीसी में अच्छी है तो अखिलेश यादव जी की भी अच्छी है। ज़्यादा प्रभाव कह सकते हैं, दोनों लोग लगभग बराबर हैं। लगभग दोनों लोग बराबर हैं। समाजवादी पार्टी या बीजेपी को और साथियों की जरूरत पड़ेगी 2027 के चुनाव में? पड़ेगी, बिल्कुल पड़ सकती है। बिल्कुल पड़ सकती है। क्षेत्रीय दलों का तो आज हर जगह पे वो है कि जो जिस क्षेत्र में छोटी पार्टियां हावी हैं वो उनको साथ लेके बड़ी पार्टियां चलना चाह रही हैं। पीडीए प्रभावी दिख रहा है ग्राउंड पर? कुछ हद तक दिख रहा है, कहीं कहीं विफल हो रहा है। कहाँ? पॉलिटिकल स्टैंड जो है, अगर पीडीए की बात आप कर रहे हो तो आपको पीडीए के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप पीडीए जो है पीडीए आपके साथ होगा। और अगर आप दोहरा चरित्र अपनाएंगे तो पीडीए आपके साथ खड़ा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का लगातार दिन प्रतिदिन जिस तरह से उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, बीएसपी का कमजोर होना एक बड़ा कारण? बिल्कुल, बीएसपी का कमजोर होना एक बहुत बड़ा कारण है। जो दलित वोट बैंक है, दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके समाजवादी का रुख करता हुआ दिख रहा है। अब वो आगे कितना और दिखेगा ये तो वक्त बताएगा। चंद्रशेखर आजाद से आपकी दोस्ती हुई, क्या लगता है उनके भविष्य के बारे में? चंद्रशेखर आजाद जी अच्छे नेता हैं, वक्ता बहुत बढ़िया हैं और जुझारू नेता हैं। भविष्य उनका उज्जवल है। राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी की क्या तैयारी है? हम 2027 की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और पाले में जाएंगे या फिर अकेले लड़ेंगे? अभी तो वक्त बताएगा। ऑफर मिलते हैं? हाँ, तो ऑफर मिलते ही रहते हैं और वक्त बताएगा कि। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत का असली हकदार कौन है? आशीष, अनुप्रिया पटेल या फिर पल्लवी पटेल? कहीं ना कहीं दोनों जो है एक ही हैं। बेहतर नेता कौन है? नहीं, दोनों में, हाँ, दोनों एक ही तरह हैं। यानी आप अपने लिए विकल्प खुला रखना चाहते हैं? नहीं, मैं अगर आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं उन दोनों जगहों पे कभी जीवन में नहीं जाऊंगा। ये फैक्ट है? ये फैक्ट है। जीवन में आपके आज मंच से बोल रहा हूं, उस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मैं पूरे जीवन में कभी नहीं जा सकता। सब एक जैसे हैं? सब एक जैसे हैं। अगर एक जैसे नहीं हैं, सीबीआई जांच की मांग, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठती है, उठाने वाला कौन है? पल्लवी पटेल। पल्लवी जी, माता जी। आज आप विधायक हो, आप विधानसभा में कितनी बार उठाई? मुद्दा तो यह है ना कि आप विधानसभा में उस सीबीआई जांच की मांग कितनी बार अंदर उठाई कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको उठाना चाहिए ना। मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे बोला था कि आप विधानसभा में उठाइए, हम सड़क पे उठाने को तैयार हैं। यानी मतलब कुछ और ही है। जाहिर सी बात है। चलिए, हेमंत पटेल थे। अच्छा, तो ये हेमंत चौधरी थे, राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
बहुत सारी बातें हुई। इन्होंने बताया कि क्यों अपना दल इससे बगावत की, क्या कारण रहा आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल से दूरी का, और इन्होंने ये भी बताया कि आखिर अपना दल इसमें क्या कुछ होता है और क्या कुछ हो रहा है जिसके कारण लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। सड़क से सदन में आज के लिए इतना ही। मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।